हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम कोरोजन डिस्कस करेंगे। कोरोजन बेसिकली क्या है? स्लो ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एंड एयर। एक्चुअल में आपने देखा है कि आयरन पर रस्टिंग हो जाता है, कॉपर पर ग्रीन कोटिंग बन जाती है, सिल्वर टाइम के साथ ब्लैकिश हो जाता है। तो ये सब कोरोजन की वजह से होता है। बेसिकली मेटल रिएक्टिव है, मेटल रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो मेटल का जो सरफेस है, जैसे ही एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आता है तो वो एयर और मॉइस्ट से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके सरफेस पर मेटल ऑक्साइड्स की लेयर्स, मेटल कार्बोनेट्स की लेयर्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है और मेटल धीरे 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 ऑक्सीडाइज होके और सरफेस पर जो कंपाउंड्स बन जाते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, और वो धीरे धीरे पील ऑफ होते रहते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि मेटल धीरे धीरे खत्म होता जाता है, उसका डीके होता जाता है, वो डिटोरेशन हो जाता है एक तरह से। तो इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर कोरोजन में रस्टिंग ऑफ आयरन डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या रोल है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं। बेसिकली हम रस्टिंग को, कोरोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, इसका जो है वो कौन सा थ्योरी है? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो चलो हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इसमें इसको हम मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है, दिस इज आयरन ऑब्जेक्ट, कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो एनोड की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज एनोड। तो जब ये एयर प्लस मॉइस्ट के कांटेक्ट में आता है ये ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसके सरफेस पर एक थिन लेयर मॉइस्ट की डिपॉजिट हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, स्पेशली विंटर्स में, वो उसका सरफेस गीला महसूस होता है। इवन दिन अर्ली इन द मॉर्निंग तो होता ही है। तो वो वाटर एक्चुअल में कंडेंस हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर। तो मैं आयरन को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये आयरन जब एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आता है तो इसके सरफेस पर एक आयरन ड्रॉप बन जाएगी, या यूं बोलूं मैं, एक थिन लेयर वाटर की बन जाएगी। अब जब इसमें एक थिन लेयर वाटर की बन गई तो ये वाटर ड्रॉप है, दिस इज वाटर ड्रॉप, दिस इज वाटर ड्रॉप। अब इसमें एयर से इसमें CO2 और O2 गैस इसमें डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है, यानी CO2 भी इसमें आने लग जाती है एंड O2 भी इसमें आने लग जाती है। कहां से आने लग जाती है? CO2 और O2 कहां से आने लग जाती है इसमें? एयर से। और ये जो इसके सरफेस पर ये आयरन स्फीयर है, सरफेस आयरन स्फीयर। अब
एक तरह से ये जो सरफेस के आयरन स्फीयर हैं, Fe स्फीयर हैं, वो मॉइस्ट और CO2 और O2 जिसमें डिजोल्व है उसके कांटेक्ट में आ गए। यहां जो CO2 है, यहां पर जो CO2 है वो CO2 वाटर से रिएक्ट करती है और वाटर से रिएक्शन करके H2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है। स्लो रिएक्शन है वो। तो CO2 आयरन ऑब्जेक्ट एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आया तो इसके सरफेस पे एक थिन लेयर वाटर की बन गई जिसको मैं वाटर ड्रॉप अज्यूम कर रहा हूं। एयर से O2 और CO2 अंदर डिसॉल्व होने लग गई यहां पर। अब जब यहां पर CO2 और O2 डिसॉल्व होने लग गई तो CO2 H2O से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बन गया और कार्बोनिक एसिड फर्दर आयोनाइज होके कार्बोनेट आयन और H+, तो ये एसिडिक हो गया, ये थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो वाटर ड्रॉप है, नाउ दिस वाटर ड्रॉप एक्ट एज, क्या लिख रहा हूं मैं यहां, एक्ट एज कैथोड as well as electrolytic solution, ये SOL लिखा है, सॉल्यूशन है इसका मतलब। तो ये जो वाटर ड्रॉप बन गई, ये ऊपर जो वाटर ड्रॉप बन गई है, ये वाली, ये कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रही है। और यहां पर ये जो है हमारा, ये एनोड है, आयरन ऑब्जेक्ट। तो ये एनोड और ये वाला सॉल्यूशन कैथोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आपको समझ में आ गई बात, बिल्कुल इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब क्या होगा, अब यहां पर एनोड रिएक्शन स्टार्ट होगा। हुआ क्या, ये जो सरफेस के आयरन है, ये जो सरफेस के आयरन स्फीयर हैं, ये Fe+2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दीज आर कन्वर्ट इनटू Fe+2 आयन। और जब ये Fe+2 आयन में सारे कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये किसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आयरन ने रिलीज किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स किसने रिलीज किए हैं, आयरन ने रिलीज किए हैं। तो जो सरफेस के आयरन स्फीयर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज यानी आयरन, यानी यहां पर क्या हुआ, अगर मैं इन आयरन स्फीयर की बात करूं, ठीक है, ये जो आयरन स्फीयर हैं, तो इन आयरन स्फीयर में ये जो आयरन स्फीयर हैं वो कन्वर्ट हो गए Fe सॉलिड, फिक्स तो यही है, सरफेस के स्फीयर बिल्कुल फिक्स है अपनी जगह, पर इनके इलेक्ट्रॉन रिलीज होके किधर चले गए, इस वाटर ड्रॉप में, जो अब कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रही है। अब यहां पर ये क्या हो गया, ट्वाइस Fe+2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और मैं इसको क्या कह सकता हूं, एनोड रिएक्शन। तो ये एनोड रिएक्शन बन गई। तो ये जो एनोड रिएक्शन हुई, इस एनोड रिएक्शन का इनोड सेल यानी Fe+2 to Fe नेगेटिव 0.44 वोल्ट है इस रिएक्शन का।
रिडक्शन, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहां पर ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है, इसके सरफेस के आयरन ऑक्सीडाइज हुए, तो ये आयरन के सरफेस आयरन स्फीयर ऑक्सीडाइज हुए, ये रे ऑक्सीडाइज हुए, ऑक्सीडेशन हुआ इनका, और ये हो गया, ये इरिवर्सिबल है। ध्यान दें। अब क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, तो अब आगे क्या होगा देखो। अब ये आगे जो वाटर ड्रॉप है, तो यहां पर इसके सरफेस पर ऑलरेडी Fe+2 आयन तो है, और यहां पर ये सारे Fe+2 हैं, दीज आर Fe+2, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस अब यहां पर कार्बोनिक एसिड बन चुका है, और साथ में O2 गैस भी है, और ये कार्बोनिक एसिड इस तरह से आयनाइज फॉर्म में भी है। यहां पर ये CO2 रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां पर क्या होता है, अब इस कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो जाता है, तो ये जब कार्बोनिक एसिड आयोनाइज हो जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएंगे, H+ भी है, और इसमें O2 गैस भी है, यानी इसमें क्या है, H+ आयन है, ये रहे H+ आयन, H+ आयन्स हैं, O2 गैस है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स H+ और O2, तो यहां पर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। यहां पर कहां पर, समझ गए, इस वाटर ड्रॉप में, इस वाटर ड्रॉप में रिएक्शन एट या इन वाटर ड्रॉप क्या होगा, जो 4H+ हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके 4H में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये 4H वाटर से, सॉरी 4H इस डिसॉल्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, इस डिसॉल्व ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर मैं इस रिएक्शन को ऐड करूं तो यहां पर 4H से 4H कैंसिल हो जाएगा, और जो नेट रिएक्शन बनेगा वो बनेगा 4H+ O2 4 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस मोलिक्यूल वाटर। और ये जो रिएक्शन है, this reaction is called reduction half reaction और कैथोड रिएक्शन। मैंने बताया इस रिएक्शन का E0 Fe+2 to Fe कितना बताया मैंने, -0.44, -0.44 वोल्ट। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल है वो है 1.23 वोल्ट। कितना, 1.23 वोल्ट। अब आप बोर्ड पे देखें, हम इसको हम क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है, और क्यों इसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बोल रहे हैं ये भी क्लियर हो रहा है। ये आयरन ऑब्जेक्ट एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो सरफेस पर वाटर ड्रॉप, थिन वाटर लेयर बन गई, CO2 और O2 इसमें डिसॉल्व हो गई। जो CO2 इसमें डिसॉल्व हुई, ये वाली, ये CO2 H2O से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो गई। ओके, फिर ये कार्बोनिक एसिड
फर्दर आयनाइज हो गए 2H प्लस और कार्बोनेट आयन बन गया। और उसी समय साथ का साथ क्या हुआ, ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस के आयरन, ये वाले, ये जो सरफेस के आयरन है, ये सरफेस के आयरन ऑक्सीडाइज हुए, ये सरफेस के आयरन ऑक्सीडाइज हुए। तो ये बताया मैंने, ये सरफेस के आयरन, सरफेस आयरन स्फीयर ऑक्सीडाइज हुए और ये एक तरह से एनोड हाफ रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई, जिसका स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव 0.44 वोल्ट है। अब ये जो ऊपर जो वाटर ड्रॉप है वो किस तरह से एक्ट कर रही है, एक्ट एज कैथोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहां रिडक्शन हो रहा है। तो वो रिडक्शन कैसे हो रहा है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया इसको। अब क्या हुआ, जैसे ही ये आयरन ऑक्सीडाइज हुआ तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चले गए। तो अब यहां तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बोनिक एसिड बनने से ये H+ आयन है, ये O2 डिसॉल्व हुआ है, तो ये सब आपस में रिएक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करके 4H बना देता है। अब ये 4H O2 से रिएक्शन करके H2O बना देता है। मैंने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, तो इन दोनों रिएक्शन को जब मैंने ऐड किया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ गया ये वाला। तो ये हो गई ओवरऑल रिडक्शन हाफ रिएक्शन। 4H से 4H कैंसिल कर दिया, 4H+ O2 4 इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन हो गई क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। E0 इसका 1.23 वोल्ट है। अब हम इन दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो देखो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। यस, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखें, मैं ये पढ़ा चुका, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मतलब ये वाला एनोड वाला रिएक्शन है, ये वाला रिडक्शन रिएक्शन है, ये नीचे वाला जो रिडक्शन रिएक्शन है वो कैथोड रिएक्शन है। ये जस्ट अभी एक्सप्लेन किया Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, पर मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वो बैलेंस करने के हिसाब से। वैसे मैंने वहां सीधा 2Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन लिया था और यहां ऐसे ले लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये रिडक्शन रिएक्शन O2 4H+, ये 4H+ है, ध्यान रखना, ये 4H+ है, 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। तो जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 2 × 4 4, क्योंकि ये तो इस तरफ है और ये यहां से ये रिएक्शन इधर ऐड हो रही है। तो ये तो 2Fe हो गया सॉलिड प्लस 4H+ प्लस O2, ये रिएक्शन जब ऐड हो गई 2Fe O2 4H+ gives 2Fe+2, ये प्लस 2H2। और अब मैं अगर इस सेल रिएक्शन का ओवरऑल वोल्टेज लूं तो वो ये आएगा। तो यहां पर हम आप ये देखें कि ये E0 रस्टिंग है, इट इज कॉल्ड E0 रस्टिंग, यानी ये रस्टिंग रिएक्शन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल है किसका, रस्टिंग का। तो रस्टिंग का स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस E0 रस्टिंग ये रहा is positive 1.67, therefore rusting is spontaneous phenomena। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने। क्या होता है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रस्टिंग इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना
एक्सप्लेन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। वापस सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि रस्टिंग इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमेना एक्सप्लेन थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। तो उसमें अपन को यहां तक आना है। कुल मिला के अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये रिएक्शन लिखनी है, बस इतना सा लिखना है, फिर तो खाली ऊपर वाला ये लिखना है। और हमको बताना है कि रस्टिंग की जो रिएक्शन है उसका ई नोट रिएक्शन, ई नोट रस्टिंग 1.67 वोल्ट है यानी पॉजिटिव है, और अगर किसी रिएक्शन का ई नोट पॉजिटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब क्या हुआ, अब सरफेस पर तो Fe+2 बने हुए हैं, सरफेस पर तो क्या बने हुए हैं, Fe+2 बने हुए हैं। अब ये Fe+2, ठीक है, अब ये Fe+2, ये देखो आप, अब ये Fe+2 वापस O2 और वाटर से रिएक्शन करके Fe2O3 बना लेते हैं। ये Fe2O3 फिर वाटर से हाइड्रेटेड होके Fe2O3.XH2 बना देता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। मैं इस रिएक्शन पर फोकस हूं। अब ये जो Fe+2 है ये तो कहां पर है, सरफेस पर ही थे। आप देखो अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले ही पढ़ाया है मैंने, तो ये तो Fe+2 सरफेस पे फिक्स थे। तो ये वाले Fe+2 जो सरफेस पे थे, ये वाले आयरन सरफेस पे, जिसको फेरस आयन बोलते हैं, ये वापस रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं सरफेस के Fe+2 डिसॉल्व ऑक्सीजन और वाटर से, और ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और 8H+ आयन रिलीज हो जाते हैं। सॉल्यूशन और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जो वाटर ड्रॉप है ऊपर। तो ये क्या हो गया, ये तो वाटर ड्रॉप में चला जाएगा, और ये सरफेस पर जितने भी Fe+2 थे वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड में। फेरिक ऑक्साइड में ये फेरस है, वो फेरिक है, या +2 है या +3 है। अब ये जैसे ही फेरिक ऑक्साइड बन गया तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसका नाम क्या है, इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम रस्ट कहते हैं। इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ रस्ट, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब ये जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है जिसको हम रस्ट कह रहे हैं, ये नॉन स्टिकिंग सब्सटेंस है। नॉन स्टिकिंग सब्सटेंस का मतलब जो सरफेस पे चिपकता नहीं है, बनते ही उखड़ता जाता है, उधड़ता जाता है। तो क्या होता है, जैसे ही रस्ट फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना, तो ये सरफेस से इस तरह से पीले होकर निकलता रहता है, हटता रहता है, और न्यू सरफेस, फिर न्यू आयरन का जो सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है, एयर और मॉइस्ट के। तो ये पील ऑफ होता रहता है। पील ऑफ का मतलब समझ गए, उखड़ता रहता है, हटता रहता है, ठीक है। जैसे दीवार से बहुत बार चीजें ऐसे उखड़ के बार बार गिरती रहती है ना पुरानी दीवारों से, तो उसी तरह से सरफेस पे जो ये बना, ये ड्रॉप होता जाएगा, नीचे गिरता जाएगा। तो नया सरफेस वापस आयरन का एयर और मॉइस्ट में के कांटेक्ट में आ जाएगा, और उसका फर्दर रस्टिंग चालू हो जाएगा, आयरन वेस्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये जो रस्टिंग का मैकेनिज्म है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि इसके सरफेस पर एक मिनी सेल बन गया, एक छोटा सा सेल बन गया। एक तरह से सेल रिएक्शन किससे ही एक्सप्लेन किया। और आपको मालूम है, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किसी भी सेल रिएक्शन को फास्ट करना हो तो उसका कंडक्टेंस बढ़ा दो, और कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए उसमें सॉल्ट डाल दो, क्योंकि आयनिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगा अगर अपन उसमें सॉल्ट डाल देंगे। और अगर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा तो सेल रिएक्शन फास्ट हो जाती है, सेल फास्ट रिएक्शन करने लग जाता है। इसीलिए सॉल्टी वाटर के अंदर जो कोरोजन होता है वो ज्यादा फास्ट होता है। तो आपसे कोई पूछे कि लेक वाटर और सी वाटर किसके अंदर कोरोजन ज्यादा फास्ट होगा, तो सी वाटर में।
तो ये देखो लास्ट में यही लाइन लिखा हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट सॉल्ट वाटर accelerates corrosion. This is mainly due to the fact that salt water increase the electrical conduction of electrolyte solution formed on the metal surface. Therefore, rusting becomes more serious problem where salt water is present. तो इसीलिए salty water में ये reactions corrosion बहुत ज्यादा fast होता है। खैर, अब आप इसको ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं इसका, ठीक है। ये है मेनली कोरोजन। एग्जाम में आए तो इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अब कोरोजन को थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। कोरोजन इज स्लोली कोटेड द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट विद ऑक्साइड और अदर सॉल्ट्स ऑफ द मेटल्स, द रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जांपल है, द रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर का काला पड़ना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। फैक्टर विच अफेक्टिंग कोरोजन, कोरोजन को फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी इन मेटल, मेटल में इंप्योरिटी होने से मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है तो कोरोजन फास्ट होने लग जाता है, यानी प्योर मेटल का कोरोजन स्लो होता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अभी बताया ही मैंने आपको कि इलेक्ट्रोलाइट अगर प्रेजेंट है मॉइस्ट के अंदर तो क्या हो जाएगा, या वाटर के अंदर, तो कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन फास्ट हो जाएगा, सेम रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ CO2 इन वाटर, बिल्कुल अभी आपने देखा था ना, CO2 ही वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना रही है और वही कार्बोनिक एसिड H+ आयन दे रहे हैं और वही H+ आयन रिएक्शन में एंटर कर रहे हैं कैथोड के अंदर। मैकेनिज्म देखो आप, तो CO2 जितनी ज्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, रस्टिंग उतना फास्ट हो जाएगा। पोजीशन ऑफ मेटल इन EMF सीरीज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाली सीरीज जो है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में जितना ऊपर है वो उतना जल्दी रस्ट, उतना जल्दी उस पर कोरोजन होगा, क्योंकि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो मोर रिएक्टिव कैच फास्ट कोरोजन। फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। हाँ, इससे हम इसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं। When the iron surface is coated with layer of metal more active than iron, यानी आयरन के सरफेस पर आप ऐसा मेटल कोट कर दो जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो। वापस रीड कर रहा हूं मैं यहां से। When the iron surface is coated with layers of metal more active than iron, then the rate of corrosion is retarded. For example, coating of zinc on iron prevents rusting. It is called galvanization. यानी सीधी बात है, आप उसको कोट कर दो मोर रिएक्टिव मेटल से, जिंक से। जैसे आयरन को जब हम जिंक से कोटेड कर देते हैं तो आयरन के सरफेस पर जब जिंक की लेयर बना देते हैं तो हम इसको बोलते हैं गैल्वेनाइज आयरन। इस केस में आयरन खुद रस्टिंग से बच जाता है। ये बात अलग है कि जिंक का कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं वापस गैल्वेनाइजेशन के बारे में। पहले प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन देख लें आप। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन है बैरियर प्रोटेक्शन, यानी सीधा है पेंटिंग कर दो। मैं सिंपल रीड करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इन दिस मेथड अ बैरियर फिल्म इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। Barriers protection can be achieved by any of the following method. सीधी बात है, हमको अगर आयरन को रस्टिंग से रोकना है तो उसको आप किससे दूर रखो? मॉइस्ट और एयर से। तो बाय पेंटिंग द सरफेस, पेंट कर दो, और बाय सम केमिकल्स, बिस्फिनॉल यूज करते हैं इसके लिए हम। बिस्फिनॉल वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेते हैं कि कौन सा केमिकल रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन पर कोट करते हैं या आयरन पर उसका पेंट करते हैं, तो बिस्फिनॉल का। बाय कोटिंग द सरफेस
विथ अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल और ग्रीस करते हैं अपन, ऑयलिंग और ग्रीसिंग से कट हो जाएगा आयरन, एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा। बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन विथ सम नॉन कोरोसिव मेटल सच एज निकल, क्रोमियम, कॉपर एक्सेट्रा, उसके ऊपर लेयर चढ़ा दो किसकी, नॉन कोरोसिव मेटल निकल, क्रोमियम, कॉपर की। इन दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इफ scratches or cracks appear in the protective layers, then surface of iron may get exposed. In this region, moisture and oxygen may come in contact with iron and rusting start. इसीलिए ध्यान रखो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को न तो क्रैक होने दो, न उसको स्क्रैच करो। मैं एक बात कह रहा था अभी आपको कि गैल्वेनाइज आयरन क्या होता है। तो देखो गैल्वेनाइज आयरन जो होता है, जैसे ये जो मैंने पीस बनाया है, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, ये आयरन ऑब्जेक्ट है हमारा। अब हम इस आयरन ऑब्जेक्ट पर, ये आयरन पीस है, ये आयरन ऑब्जेक्ट है, और अब ये जो आयरन ऑब्जेक्ट है इसके सरफेस पर ध्यान से समझना, हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर ये जिंक की कोटिंग करते हैं तो ये जिंक है, जिंक लेयर अराउंड, दिस इज जिंक लेयर अराउंड आयरन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया गैल्वेनाइज हो रहा है आयरन। अब क्या हो गया, अब होता क्या है, अब आप बोलोगे सर ये तो मोर रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन और जिंक में कौन मोर रिएक्टिव है? ये मोर रिएक्टिव है। तो आप तो कहेंगे सर फिर तो ये तेजी से होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे ये एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर ये आयरन ऑब्जेक्ट, इसके सरफेस पर ये जिंक की लेयर, अब ये इसके कांटेक्ट में आते ही इसका कोरोजन स्टार्ट, किसके कांटेक्ट में आते ही, तो इसके सरफेस पर ये जो ब्लू लेयर बना रहा हूं, इसके सरफेस पर एक दूसरी कोटिंग होने लग जाती है जो कोरोजन की वजह से होती है। ये ब्लू वाली लेयर देखो आप, नाउ दिस इज लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट, बेसिक जिंक कार्बोनेट। ये किसकी लेयर बन गई? दिस इज द लेयर ऑफ बेसिक जिंक कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं हम? बेसिक जिंक कार्बोनेट। और अब ये समझ में आया, आयरन के चारों तरफ किसकी लेयर बनाई? जिंक लेयर बनाई। तो ये मोर रिएक्टिव है। अब इस आयरन को हम क्या नाम दे रहे हैं? गैल्वेनाइज आयरन। अब गैल्वेनाइज आयरन में ये जिंक मोर रिएक्टिव है। एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आते ही इस सरफेस का जिंक की लेयर का कोरोजन स्टार्ट, क्या बन गया? बेसिक जिंक कार्बोनेट। पर ये प्लस पॉइंट हो गया क्योंकि ये जो बेसिक जिंक कार्बोनेट की लेयर है ये स्टिकिंग है, जबकि रस्टिंग नॉन स्टिकिंग था। स्टिकिंग है, स्टिकिंग मतलब चिपक जाएगी, उतरेगी नहीं, आप खींचोगे तो भी नहीं निकलेगी। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन हो गया इसके चारों तरफ। अब ये जो ब्लू लेयर उतरेगी नहीं तो अंदर आयरन प्रोटेक्शन में आ गया। जैसे मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं, हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जब उनको वो ओरिजिनल मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीधा
फोटोस्टेट वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया इसकी लेमिनेशन कर दो। तो लेमिनेशन करते ही क्या हो जाता है, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, मार्कशीट, उसके चारों तरफ वो एक प्लास्टिक की, थिन प्लास्टिक की चारों तरफ से लेयर बना देता है। अब उसको अपन पानी में डालें तो कुछ नहीं होगा, वो 15 साल, 20 साल, 100 साल पड़ी रहे तो भी वो प्रोटेक्ट रहेगी। तो एक तरह से इसके चारों तरफ बेसिक जिंक कार्बोनेट का लेमिनेशन हो गया, और इस लेमिनेशन से अंदर जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्ट हो गया। आप एक चीज समझो, रस्टिंग जो है यानी आयरन का जो कोरोजन है वो आयरन को डैमेज कर रहा है, पर बहुत सारे मेटल ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत सारे मेटल ऐसे हैं उनके लिए कोरोजन वरदान है, उनका अमरत्व का, यानी वो वरदान क्यों कह रहा हूं मैं, समझो बात को, कि कुछ मैं ये कह रहा हूं कुछ मेटल्स के लिए तो कोरोजन उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनका कोरोजन होने पर वो फायदे में चले जाते हैं। अब आप बोलोगे सर फायदे में कैसे चले जाते हैं, तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे सपोज करो ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, इस तरह से और भी मेटल्स होते हैं। स्पेशली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के लिए तो हमारे को बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जो मेटल्स हैं, ये जब एयर और मॉइस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका क्या स्टार्ट हो गया, कोरोजन स्टार्ट में। और कोरोजन स्टार्ट होते ही इसके चारों तरफ, जैसे अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम अगर ये मैग्नीशियम है तो कोरोजन स्टार्ट होते ही इसके चारों तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। अगर ये एल्यूमिनियम, अगर ये क्रोमियम है, अगर ये क्रोमियम है तो कोरोजन स्टार्ट होते ही इसके चारों तरफ Cr2O3 की लेयर बन जाएगी। अगर ये एल्यूमिनियम है तो इसके चारों तरफ Al2O3 की लेयर बन जाएगी। यानी ये जो लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं वो किसकी लेयर्स हैं, ये वाली रेड वाली लेयर क्या है, मैग्नीशियम है तो रेड वाली लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्रोमियम है तो रेड वाली लेयर Cr2O3 है, एल्यूमिनियम है तो Al2O3 है। अब ये जो लेयर है, ये जो ऑक्साइड की लेयर है, ये फिर स्टिकिंग है और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली है, बिल्कुल इसको जकड़ के रखती है, यानी लेमिनेशन हो गया इसका मेटल का चारों तरफ से। ये रेड लेयर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो भी मेटल था उसकी एक थिन लेयर इसके चारों तरफ बन गई, और ये थिन लेयर बिल्कुल चिपकी हुई रहती है, नहीं हटती है। नंबर 1 चिपकी हुई रहती है और खुद बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है। तो क्या हो गया, जो अंदर का आयरन है, जो अंदर का मेटल है बाकी बचा हुआ, वो प्रोटेक्ट हो गया। अगर एल्यूमिनियम का कोई हमारा ऑब्जेक्ट है तो आपने कभी देखा एल्यूमिनियम विंडो, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स को हम कभी पेंट करते होंगे? नहीं करते हैं। इसीलिए तो एल्यूमिनियम ज्यादा प्रेफर करते हैं हम, इसीलिए तो एल्यूमिनियम ज्यादा प्रेफर करते हैं, एल्यूमिनियम डोर बना देते हैं। क्या एल्यूमिनियम डोर को कभी पेंट करते देखा आपने? नहीं, यूं सीधे लगा देते हैं, कभी पेंट नहीं करते। और आराम से गीले कपड़े, पानी, ये खुद बोर्ड की जो चारों वाली साइड है मेरे, वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, तो क्या हो, आराम से उसको पानी से साफ भी करते हैं, पानी से धोते भी हैं। रीजन ये है कि एल्यूमिनियम एक बार जैसे फ्रेश बनता है, आर्टिकल बन जाते हैं, तो अपने आप ही उसके सरफेस पर कोरोजन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको एल्यूमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Al2O3 को क्या बोलते हैं? एल्यूमिना। Al2O3 को क्या बोलते हैं? कोरंडम। क्या बोलते हैं? एल्यूमिना को क्या बोलते हैं? एल्यूमिना भी बोलते हैं, यस। कोरंडम भी बोलते हैं, यस। तो ये एल्यूमिना की थिन लेयर बन जाती है। तो इनके लिए कोरोजन तो इनके लिए वरदान हो गया, इनकी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया इसके कोरोजन ने। रस्टिंग के केस में, आयरन के रस्टिंग में, आयरन के कोरोजन में आयरन की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन मैग्नीशियम, क्रोमियम और एल्यूमिनियम तो कोरोजन की वजह से इनकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। एक चीज और है,
जो आप 11th के अंदर एक क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम, और अभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में भी क्वेश्चन है जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं कि ये मैग्नीशियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सारे मेटल हैं जिनके ऊपर HNO3 की ब्रशिंग कर दी जाती है, यानी उनके सरफेस पर HNO3 की लेयर चढ़ा देती है। HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं इन मेटल्स पर, मेरे हाथ में ये HNO3 है, ये HNO3 है, और मैंने HNO3 ब्रश कर दिया, यानी इसके ऊपर HNO3 की पेंट, जैसे पेंट करते हैं ना, वैसे इसके ऊपर HNO3 की लेयर चढ़ा दी। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HNO3 क्या करता है? मेटल के सरफेस को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये मैग्नीशियम है तो मैंने HNO3 लगाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्रोमियम है, HNO3 लगाया तो क्रोमियम ऑक्साइड बन जाएगा, या एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम के सरफेस पर HNO3 लगा दिया तो Al2O3 बन जाएगा। तो आफ्टर ट्रीटिंग HNO3 दिस मेटल बिकम्स इनर्ट। यूज करो फिर इसको आर्टिकल्स में और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कोरोजन डिस्कस किया और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप इसके फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक अगर आप इसको सिस्टमेटिक देखते चलेंगे तो आपका NCERT, JEE मेंस और नीट तक के आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, मैं एक वीडियो इसका और 2 वीडियो और फाइनल बनाने वाला हूं। चैप्टर कंप्लीट है, फिर भी मैं 2 वीडियो एडिशनल बनाऊंगा इसके, और वो 2 वीडियो क्या हैं? एक वीडियो में मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंसंट्रेशन सेल, इस तरह के कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो NCERT में मेंशन नहीं है। कंसंट्रेशन सेल, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट है मैं देखूंगा, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। और एक नेक्स्ट 2 वीडियो बोला मैंने, और एक वीडियो में मैं 15-20 अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जो कॉम्पिटिटिव और आपको बोर्ड के हिसाब से यूजफुल हो। सो थैंक यू।